Quantum tunneling allows particles to pass through any barrier which it shouldn't according to classical physics. We know classical physics हमें बताती है कि किसी भी पार्टिकल के रास्ते में अगर कोई बैरियर आ जाए तो इट विल बाउंस बैक, लेकिन टनलिंग इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। इसका सिंपल आंसर है कि पार्टिकल की वेव नेचर की वजह से ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। वेव बैरियर में एंटर करेगी, अपनी एनर्जी लूज करेगी और दूसरी साइड पे रीअपीयर हो जाएगी। This was a short recap of last video, which was an overview of quantum tunneling. Now we'll understand this phenomena in detail. Again, to understand it, we will use simulator. First thing we should know is what a barrier is and how it is made. A potential barrier is a region where a particle's potential energy is higher than nearby regions. So the particle needs extra energy to enter or cross it. उस रीजन में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा मौजूद होता है। पोटेंशियल किसी भी रीजन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बताती है कि अगर वहाँ कोई पार्टिकल आए तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। पोटेंशियल इटसेल्फ इज नॉट एन एनर्जी, इट जस्ट टेल अस कि एनर्जी बनाने की कैपेसिटी कितनी। नेक्स्ट थिंग इज के पोटेंशियल फिजिकली कैसे बन सकता है। सो आंसर इज इट कैन बी ड्यू टू mass which is called gravitational potential, or it can be due to arrangement of charges called electric potential, and that is what we use in quantum tunneling. To create it we can simply use positive and negative plate. Let's talk about simulator. In simulator, purple line is representing potential barrier. You can change its height using vertical arrow at mid and width using two horizontal arrows side by side with the arrow at the mid. हाइट बैरियर की वो वैल्यू होती है जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में होने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी, एंड विड्थ वो वैल्यू है जो बताती है कि वेव फॉरबिडन रीजन में कितनी देर ट्रेवल करेगी। जब वेव बैरियर से टकराती है तो दो फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। बैरियर की हाइट और विड्थ को चेंज करने से ये दोनों अफेक्ट होते हैं। बैरियर की हाइट इंक्रीज करने से उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिससे वेव बैरियर के अंदर तेज़ी से डिके करेगी। टनलिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी और सोर्स साइड पर रिफ्लेक्टेड वेव उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। विड्थ जितनी ज़्यादा होगी वेव फंक्शन उतना ज़्यादा टाइम डिके करेगी, टनलिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन चेंज इट बाय मूविंग राइट मोस्ट एरो अप एंड डाउन। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगी तो वील नोटिस इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली पोटेंशियल बैरियर को पास कर जाएगा और विद हाई प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड पे रीअपीयर होगा। इसके अलावा कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ की बात करें तो लेफ्ट साइड पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स मिलकर एक जिगजैग पैटर्न बना रही हैं जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिल्कुल क्लियर है। अगर बैरियर रीजन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्लो होकर एक्यूमुलेट कर जाता है जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा नोटिसेबल यहाँ ही लगती है। एंड राइट साइड पे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टनल हो जाते हैं। यहाँ कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती इसलिए यहाँ मोस्टली पैटर्न फ्लैट ही नजर आता है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की इक्वल हो तो वील नोटिस वेव जो है वो वीक हो जाएगी और ऑलमोस्ट फ्लैटन आउट हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसीलिए अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ को भी देखें तो पैटर्न सिर्फ हमें लेफ्ट साइड पे विजिबल होगा। इन थर्ड केस इज जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम हो। इस केस में विल सी कि बोथ राइट और लेफ्ट साइड पे वेव कंप्लीटली फ्लैटन आउट हो जाएगी, लेकिन स्टिल प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टिल देयर आर चांसेस कि इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे रीअपीयर हो जाए। हाउएवर ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड का रूल है कि कोई भी चीज़ सडनली नहीं स्टॉप हो जाती। वी कांट से कि बैरियर की दूसरी साइड वेव डिसअपीयर्ड। वेव जस्ट बहुत स्मॉल है और जीरो को अप्रोच कर रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली जीरो तब होगी जब बैरियर की स्ट्रेंथ इनफाइनाइट हो जाए, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं। अब रियल क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वेव तो उसकी मोशन डिस्क्राइब कर रही होती है। सिमुलेटर में हम वेव के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं लेकिन फिजिकली हम इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन या तो रिफ्लेक्ट होता है या तो बैरियर की दूसरी साइड पे अपीयर हो जाता है। वेव सिर्फ इस प्रोबेबिलिटी को शो करती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्लासिकल वर्ल्ड जहाँ हम रहते हैं, अगर हम एक बॉल को वॉल पे थ्रो करें तो वो बॉल हमेशा बाउंस बैक होकर हमारे पास आ जाएगी। क्वांटम वर्ल्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक बैरियर पे थ्रो करें तो वो ज़्यादातर केसेस में वापस आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो रेंडमली दूसरी साइड मिलता है। सिमुलेटर हमें सिर्फ वो केसेस बताता है जिसमें उसने टनलिंग की है। टनलिंग इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। मतलब कि हर केस में टनलिंग पॉसिबल होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में टनलिंग होगी। जब भी एक इलेक्ट्रॉन बैरियर पे आता है तो नेचर उसके साथ कॉइन टॉस करती है। जिस तरह एक कॉइन के दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यहाँ भी दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाएगा या टनल करके दूसरी साइड पे आ जाएगा। लेकिन हम कॉइन की बाइसनेस को चेंज कर सकते हैं बैरियर की हाइट, वेट और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज करके। अगर हम पार्टिकल व्यू से टनलिंग को देखें तो हमें ये समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ये एक रियल पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर तक आता है तो उसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता, वो बिल्कुल रैंडम होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन टनल कर रहा है तो वो पूरा का पूरा टनल करेगा, आधा इधर आधा उधर नहीं होता। जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं तो उनमें से सिर्फ कुछ ही टनल करते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रियल लाइफ डिवाइसेस जैसे टनल डायोड, स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप में एक्चुअल करंट फ्लो होता है।